आज हम बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है? हम जानते हैं कि किसी भी शाफ्ट पर बहुत सारे बेट्स लगे होते हैं, जैसे कि पुली हैं, आपके फ्लाई व्हील्स हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि जो हमारी शाफ्ट है, वो शाफ्ट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो मासेस लगे हुए हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जो है, अगर शाफ्ट के एक्सिस के रोटेशनल एक्सिस के अलोंग अगर नहीं है, तो क्या होगा कि वो मतलब जो है, एक डिस्टेंस के कारण, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण, जैसे कि ये दिखाया हुआ है, इस डिस्टेंस के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर। तो इससे क्या होगा कि जो मास है शाफ्ट को पुल करेगा, वो जैसे 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 डायरेक्शन में रोटेट करेगी, उस डायरेक्शन में उसकी जो है शाफ्ट का जो डिफ्लेक्शन होता जाएगा, जिसको हम भरलिंग भी बोलते हैं। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि उसमें किसी भी मशीन में अनबैलेंसिंग होती है। तो इससे अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो वाइब्रेशन होंगे बहुत ज्यादा, अनप्लीजेंट वाइब्रेशन, फटीग, मतलब मशीन में जब अननेसेसरी फोर्स जनरेट होंगे तो फटीग होगा, मशीन का फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें जो है बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अब जो बैलेंसिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरी होती है डायनेमिक बैलेंसिंग। तो जो स्टैटिक बैलेंसिंग जो होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, उतने ही एम और ओमेगा स्क्वायर को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक मास ऐड कर देंगे, जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल एक आपका जो है काउंटर फोर्स जनरेट करे, जो कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी शाफ्ट है, वो शाफ्ट जो मुड़ रही थी एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो वो मुड़ेगी नहीं। कहने का मतलब, बैलेंसिंग मास ऐड करने के बाद में ये जी है आपका जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ जाएगा। तो ये जैसे कि मतलब हमने बैलेंसिंग मास मास लगा दिया यहाँ पर, तो हमारा जो है जो जी ये यहाँ पे था, अब वो जी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया, तो ये हमारा जो है बैलेंस्ड स्टैटिक सिस्टम बन गया। अब बात करते हैं डायनेमिक्स बैलेंसिंग की। तो डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होता है कि हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बैलेंस करते हैं, और जो कपल, एक जो कपल जनरेट होता है उस कपल को भी बैलेंस करते हैं, ताकि जो है उसका कंप्लीट बैलेंस हो जाए। तो हमने मान लिया कि एक व्हील है, कार का व्हील मान लेते हैं, एक जो पहिया है, तो उसका जो रिम होता है, तो हमने देखा होगा कि जब हम उसकी बैलेंसिंग करवाते हैं तो वो कुछ बेट्स बाहर की तरफ लगाता है, कुछ अंदर की तरफ लगाता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि जो है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बैलेंसिंग हो, प्लस जो हमारा कपल जनरेट हो रहा है, वो कपल भी बैलेंस हो जाए। जैसे कि ये हमारा एक कपल है आपका, तो इस तरह से जो कपल हो रहा है आपका, तो इस कपल को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, दो मास, दो बैलेंसिंग मास ऐड करे हैं। तो इसलिए हमारा जो है जो ये कपल है, और जो मास है हमारे, वो मास हमारा जो है सी के इक्वल कपल जनरेट कर देंगे। तो ये हमारा जो है आपका डायनेमिक बैलेंसिंग हुई। तो डायनेमिक बैलेंसिंग में हमें ध्यान रखना है कि दो चीजें हम बैलेंस करते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा कपल। अब जो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस है, तो इसमें हमें जो है चार तरह के केस पढ़ने हैं। तो पहला केस है आपका जो है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। तो इसमें क्या है कि एक कोई मास है m1 जो डिस्टर्बिंग मास है, इसको हमने m2 मास से बैलेंस कर दिया। जो m1 मास है आपका r1 रेडियस पे है, जो हमने बैलेंसिंग मास रखा वो r2 रेडियस पे है। तो ये सिस्टम बैलेंस कब होगा, ये ध्यान रखना है हमें कि जो मास को कनेक्ट कर रही है लिंक, उसी लिंक की डायरेक्शन में हमें जो है m2 मास लगाना है। जैसे कि आपका यहाँ पे जो है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, यहाँ इस सिस्टम में परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे, तो वो उसी एंगल पे आपका जो है आ जाएगा। तो हमारा जो है, जो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हमारा दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होना चाहिए, मतलब जो है अनबैलेंसिंग मास और बैलेंसिंग मास का। तो ये आपका जो है कंडीशन आ गई कि एफ सी वन इक्वल टू एफ सी टू, तो एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू।
अब दूसरी कंडीशन आती है कि बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल मास बाई टू मास रोटेटिंग डिफरेंट प्लेन्स। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी है डायनेमिक बैलेंसिंग की, जो हमने अभी स्टडी की, ये वाली कंडीशन आपकी स्टैटिक बैलेंसिंग की। तो इसमें हमें समझ में आ गई होगी बात कि हमें इसमें कपल ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया, दो कंडीशंस ली इसमें। एक कंडीशन तो ये है कि हमारा जो अनबैलेंसिंग मास है आपका वो बैलेंस, वो आपका जो है बैलेंसिंग मास के बीच में है, when the plane of disturbing mass lies between the plane of balancing mass. So consider a disturbing mass m lying in plane A to be balanced by two balancing masses m1 m2 lying in plane L and m at radii r1 r comma r1 comma r2 as shown in figure. Let L1 is the distance between the planes A and L। ये आपकी जो है इस तरह से है, ये आपका जो है डिस्टर्बिंग मास है, अनबैलेंसिंग मास है, और ये हमारे बैलेंसिंग मास है m1 और m2। तो ये आपका प्लेन एल में है, ये आपका ए, और ये आपका प्लेन एम में है, ओमेगा से घूम रहे हैं। तो आपकी जो है दोनों बैलेंसिंग मास के बीच की डिस्टेंस है एल, और ये एल वन एल टू है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहली कंडीशन के हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे, तो मतलब जो है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सम। तो एफ सी इक्वल टू एफ सी वन प्लस के एफ सी टू। तो आपका जो है पहली कंडीशन तो ये होगी। अब बात करते हैं इस जो हमारा कपल, तो हमने पी पॉइंट पर हमने मूवमेंट ले लिया, ये आपका पी पॉइंट है। तो अ, इस एम वन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी वन इंटू एल इक्वल टू एफ सी इंटू एल टू, इसके कारण तो जीरो हो जाएगा। तो आपकी जो है एक कंडीशन आ गई एम वन आर इक्वल टू एम आर एल टू अपॉन एल वन। इसी तरह से मूवमेंट हमने एक बार क्यू के लॉन्ग लिया, तो क्यू के लॉन्ग हमने मूवमेंट लिया, तो आपका एफ सी इंटू एल, समझ में आ गई बात। ये आपका क्लॉकवाइज है, तो ये इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ सी इंटू एल वन। तो यहाँ से हमारी कंडीशन एम टू आर टू आ गई आपकी एम आर एल वन अपॉन एल टू। तो आपकी ये कंडीशंस आ गई हैं फॉर कंप्लीटली बैलेंस। जो आपका ये है कि इक्वेशन वन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड थर्ड रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो है हमें करना पड़ेगा। इसमें आपका जो है दूसरा केस है कि जो है इसमें बैलेंसिंग मास एक तरफ है और डिस्टर्बिंग मास एक तरफ है। तो इस तरह से हमने जो है बैलेंसिंग मास है, सॉरी ये डिस्टर्बिंग मास है, ये आपके बैलेंसिंग मास है। तो इसका और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वल होना चाहिए, मतलब जो है एफ सी वन इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ सी टू, एफ सी प्लस के एफ सी टू हमने वैल्यू पुट अप कर दी और मोमेंट ले लिया इसी तरह से। तो इसकी जो है वही ये आपकी स्टैटिक बैलेंसिंग कंडीशन है, और ए वाली आपकी डायनामिक बैलेंसिंग की कंडीशन है। तो अब जो हमारा जो तीसरा आता है कि बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन, कि बहुत सारे मास हैं वो सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। तो इसके आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड की बात करेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है एफ सी वन है, एफ सी टू है, सॉरी ए मास एम वन है, एम टू है, एम थ्री है और एम फोर, ये चार मास हैं आपके इस प्लेन में आपके रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। और इनके कारण जो हमारा इनकी रेडियस दे रखी है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी वन एफ सी टू एफ सी थ्री एफ सी फोर हो जाएंगे। आपके जो है इनके एंगल्स गिवन है हॉरिजॉन्टल से, इसका थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एंड थीटा फोर। तो जो है इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने कंपोनेंट्स कर लिए किसके, एफ सी वन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। एफ सी वन इसका एक कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा। तो एफ सी एच आपका हो जाएगा एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा वन, एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर कॉस, इस तरह से आपके जो है कंपोनेंट हो जाएंगे। और एफ सी पी हो जाएंगे आपके जो है एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा वन। इस तरह से आपके जो है चारों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कंपोनेंट हो जाएंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एफ सी इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा एफ सी एच इसका स्क्वायर प्लस के सिग्मा एफ सी बी का स्क्वायर, और टेन थीटा आपका ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास निकालना है, तो जो है हमें आ, इसकी रेडियस गिवन होगी क्वेश्चन में, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसमें जो है ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये आपका ओमेगा स्क्वायर कॉमन है और गिवन है आपको, और तो एम आपकी आप निकाल लेंगे आप। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमने जो है एक पॉलीगन बनाया। पॉलीगन कैसे बनाया हमने कि एफ सी वन का एंगल थीटा वन है, तो हमने थीटा वन एंगल पर एफ सी वन के इक्वल का हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया।
इसको हम मान लेंगे कि जो है जैसे आपका ये न्यूटन है, इतना न्यूटन इक्वल टू इतने सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, और लास्ट में जो आपका वेक्टर बचेगा वो आपका जो है रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बैलेंसिंग मास के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको निकाल लेंगे बाई मेजरमेंट। तो ये बड़ा ही सिंपल है मेथड, इसमें जो है कुछ नहीं है। जैसे FC1 का थीटा 1 है तो हमने थीटा 1 हॉरिजॉन्टल से ले लिया, FC2 का आपका थीटा 2 है तो हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा 2, इस तरह से हॉरिजॉन्टल से फिर थीटा 3, इस तरह से हॉरिजॉन्टल से फिर ये आपका थीटा 4, और इस तरह से हमने जो है इसका फाइनल आपका थीटा मेजर कर लिया हॉरिजॉन्टल से। और हमने जो है इसको यहाँ पे दिखा दिया है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि कैसे आपको निकालना है, ये इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा। क्वेश्चन में अगर पूछे कि इस मेथड से करो तो आप करना पड़ेगा उसी मेथड से, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप जैसे आपको कॉन्फिडेंस है आप वैसे करें उसको। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, 4 masses M1 M2 M3 M4 आर 200 kg 300 kg 240 kg एंड 260 kg आर रेडियस सबकी गिवन है रिस्पेक्टिवली, सक्सेस एंगल्स बिटवीन them given है, find the position and magnitude of balancing mass if its radius of rotation is 0.2। तो उसमें बैलेंसिंग मास की रेडियस ऑफ रोटेशन गिवन है, तो हमने कुछ नहीं किया। हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ओमेगा स्क्वायर बाद में वो कैंसिल हो जाता है, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो चाहे आपका एनालिटिकल मेथड हो। तो M1 R1 M2 R2 M3 R4 हमने निकाल लिए। अब जो है जो हमें एंगल्स गिवन है, मतलब सक्सेसिव एंगल मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे के बीच का एंगल होता है सक्सेसिव एंगल। तो जैसे आपका 45 हो गया, फिर दूसरा आपका जो है 75 हो गया, तो 75 आपका जो है किससे किसके बीच का हो गया, इसके और इसके बीच का हो गया। तो अगर हम पहले वाले मास से लेंगे एंगल तो उसको ऐड कर देंगे, 75 प्लस के 45 आपका 120 हो गया, इस तरह से मतलब जो है। तो हमने मान लिया कि जो है 200 kg का जो मास है हमने उसको जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लिया। इस तरह से बाकी फिर मासेस को हमने ड्रॉ कर लिया, इस तरह से आपके जो है पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास और ये चौथा मास। ठीक है, अब जो है हमने इन्हें एनालिटिकल मेथड से कर रहे हैं पहले, तो हमने जो है इनके सिग्मा FCH निकाल लिया हमने। तो वही हमने मेथड लगाया अपना और FCB निकाल लिया, और इनको हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्ट निकालने के बाद में इक्वल टू होता है FC इक्वल टू M × R। तो M इक्वल टू FC अपॉन R आपको गिवन, तो 116 kg आपका जो है आ गया। अब थीटा निकालना है तो टेन थीटा आपका सिग्मा B अपॉन सिग्मा H होगा, ये आपका जो है ये आ गया। तो थीटा डैश इक्वल टू 21.48 डिग्री। अब जो 21.48 डिग्री आया आपका, वो ये वाला एंगल आया ये रिजल्टेंट का। लेकिन जो मास होगा हमारा वो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको ही तो हमें बैलेंस करना है बैलेंसिंग मास से। तो इसका जो ए वाला एंगल है, तो इसको निकालने के लिए हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 180 डिग्री ऐड कर देंगे, तो आपका 201.48 डिग्री आ गया। अब ग्राफिकल मेथड की बात करें तो हमने इसके लिए मान लिया 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जैसे हमारा पहले वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका 40, तो 40 के लिए हमें 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी FC1 के अलोंग। फिर हमने जो है FC2 के अलोंग ले ली, ये वाला जो एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिर आपने जो है ये वाली, फिर आपने ये वाली ले ली। इसके बाद में ये आपका हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमने जो इसे मेजर किया, हमने मेजर करने के बाद में उसको हम जो है करस्पॉन्डिंग स्केल से हम जो है उल्टा कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपका सपोज कुछ सेंटीमीटर आया, तो उतने सेंटीमीटर इक्वल टू हम उसमें जो है 20 से मल्टीपल कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, और जो है हमारा 115 kg आ गया, और थीटा डैश 21 डिग्री, और आपका 201 आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास, नेक्स्ट है प्रोसीजर। सो नेक्स्ट केस चौथा है आपका इसमें, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। कि जब जो है हर एक मास का प्लेन अलग हो, अभी क्या था कि सारे मासेस का प्लेन सेम था, तो इसमें आपका जो है हमें कपल्ड पॉलीगन और फोर्स पॉलीगन दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसमें हमने देखो क्या किया, इस तरह से है ये हमने लिखा हुआ है थ्योरी। इस तरह से है कि एक पहला मास है, दूसरा मास है, तीसरा मास है, चौथा मास है। अब इसमें जो बैलेंसिंग मास है हमने आर्बिट्रेरी इस तरह से प्लेस कर दिया, एक मास यहाँ पर और एक पास है यहाँ पे। क्लियर, ये एल है और ये आपका एम है।
तो इसमें टेबल बनती है। टेबल ये है कि प्लेन 1 2 3 4 और एल प्लेन और एम प्लेन, और मास इस तरह से हमने जो है M1 ML M2 M3 MM और M4, रेडियस R1 RL R2 R3 RM R4, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि ओमेगा स्क्वायर बाद में कट जाता है, इसलिए जो है हम कैलकुलेशन को जी बनाने के लिए ओमेगा को हटा देंगे। लिख लिया हमने। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, तो जो रेफरेंस प्लेन हमें हम हमेशा किसी भी जो है एक बैलेंसिंग मास को लेते हैं। उसका भी एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जो है इसके कारण जो अपना कपल है वो जीरो जाता है, तो हमें जो है जो कपल जीरो हो जाएगा तो मतलब जो है केवल इसका ही कपल काउंट करना पड़ेगा, तो इसका कपल हम निकाल लेंगे। इसी कपल से हम जो है ये मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका। तो ये बेनिफिट है, या तो यहाँ ले लो आप, या है इसको ले लो रेफरेंस प्लेन। अगर हमने इसको ले लिया तो इधर की डिस्टेंस लेफ्ट होगी माइनस और राइट होगी पॉजिटिव साइड डिस्टेंस। तो आपकी ऐसे हमने डिस्टेंस मान रखी है। इसकी बन की L1 2 की L2 L3 LM एंड L4। तो ये इधर की आपकी सारी पॉजिटिव हो गई, हमने जैसे लिखा हुआ है। इसकी अपनी जीरो हो गई। तो कपल हम जानते हैं क्या होता है कि मतलब जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस। तो ये आपकी जो है डिस्टेंसेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपल पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो कपल पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कि जो कपल होता है वो आपका जो है हमेशा जो हमारा फोर्स है, फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि जो है जैसे जो फोर्स है और जो है किसी पॉइंट पे हम उस फोर्स के कारण मूवमेंट निकालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी पड़ती है। तो देखिएगा जैसे कि M1 के कारण जो कपल है आपका, तो आपका जो है C1 हो गया परपेंडिकुलर, और M2 के कारण आपका जो है C2 हो गया आपका, C2 है ना, C3 और C4, और बैलेंसिंग मास के कारण है। तो अभी जो है हमें ये हमने डायग्राम बना लिया, ये मतलब जनरल डायग्राम है। तो जैसे कि M1 के कारण जो हमने कपल लिया है, आप देख रहे हैं कि इसकी तरफ क्लॉकवाइज लिया है, और M2 का हमने एंटी एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसका क्लॉकवाइज लिया है ना। देखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो हमने इस कैसा क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, इसलिए हमने ऐसा करा, ठीक है ना। इसलिए हमने जो है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आप जो है अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है जो नेगेटिव है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, बाकी बाकी क्लॉकवाइज ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो हमने कपल वेक्टर का डायग्राम बना लिया। अब हमने क्या करा, इस डायग्राम को हमने काउंटर क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री घुमा दिया इसमें। तो जैसे C1 है, इसको हमने काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका जो C1 यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, C2 यहाँ आ गया, C3 यहाँ, C4। तो अगर हम जो है इसका एजम्पशन ऐसा लेते हैं कि इसको मतलब लेते हैं जो M1 के कारण है, जो कपल है हम उसको हम जो पॉजिटिव ले, मैंने बताया था ना कि जैसे इसको हम 90 क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो क्या होगा कि इसको फिर हमें जो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो कपल के वेक्टर्स आ गए आपके सारे फोर्स के लॉन्ग आ गए, कहने का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लॉन्ग आ गए, केवल C1 को छोड़ के, क्योंकि C1 आपका नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है, तो आपके जो है तो इससे हमें कपल पॉलीगन बनाने में आसानी होगी। तो अब जैसे हमने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओडेस, तो ओडेस से हमने जो है C1 की डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ किया। फिर इसके बाद हमने C2 की डायरेक्शन में, मतलब जो जो एंगल है, फिर आपका C3 की डायरेक्शन में, फिर हमने C4 की डायरेक्शन में, ये आपका रिजल्टेंट कपल हो गया। अब जैसे CM को हम जो है जानते हैं MM RM LM होगा, तो यहाँ पर हमें MM निकालना है, क्योंकि हमें RM और LM गिवन है, तो MM हम निकाल लेंगे। अब उस MM की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं, किसमें, इस वाले टेबल में, इसमें यहाँ पुटअप कर देंगे। तो ये वाला जो है आपका जो है फोर्स नोन हो जाएगा, तो केवल अननोन ए रह जाएगा। अब हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे एज डिस्कस्ड प्रीवियस, FC1 FC2 FC3 FC4 FCM, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है ये आपका रिजल्टेंट होगा, क्लियर, FCL। तो इससे हम जो है अपना जो हमारा FCL है, FCL आपका ML इंटू RL होगा। तो ML इक्वल टू आपका वेक्टर U अपॉन RL, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, ए शाफ्ट कंसीडर फोर मासेस ABCD ऑफ मैग्नीट्यूड 200 300 400 एंड 200 kg रिस्पेक्टिवली, रिवॉल्विंग एट रेडिया, रेडिया गिवन है, प्लेन्स मेजर फ्रॉम एट ए 300 ए से दे रखे हैं सबके, ए सक्सेसिव एंगल्स आर
सक्सेसिव एंगल दे रखे हैं। द बैलेंसिंग मासेस आर टू बी प्लेस्ड इन प्लेन्स एक्स एंड वाई, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए भी दे रखी है आपको डिस्टेंस। इफ द बैलेंसिंग मासेस रिवॉल्विंग एट रेडियस 100, दोनों की 100 रेडियस दे रखी है, तो इसमें हमें इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो है ए बी सी डी हमने इसकी पोजीशन बना ली, और पोजीशन बनाने के बाद में हमने जो है एक एक्स हमने ए ले लिया, एक वाई हमने ए ले लिया। अब जो है ये हमने ले नहीं लिया, ये मतलब जो है इनकी जो है पोजीशन जो है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक मास बी और सी के बीच में आ जाए क्वेश्चन में अगर गिवन हो, तो उसका मैग्नीट्यूड उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जो है ए से एक्स की डिस्टेंस 100 दे रखी है, तो वो मतलब जो है यहीं आएगा। और ये दे रखी है, तो ये सारी डिस्टेंसेस दे रखी हैं, जो नहीं दे रखी हैं वो आपकी जो है निकल जाएंगी। जैसे आपकी ये मतलब जो है दे रखी है 100, 400, 200, तो ये आपकी इसमें दे रखी है देखो, फ्रॉम ए एट 300, 400, 700, है ना। 300, 400, 700 भी गिवन है। तो ये बड़ा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। और हमने जो है इनकी एंगुलर पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने जो है इनकी ये बना ली है। आपका जो है इसका साइड व्यू है, अगर इस डायग्राम को हम साइड से देखें तो ये है, क्योंकि ये मास है ना, कि ये मतलब जो है बाहर की तरफ एक शाफ्ट है इस तरह से, और उस शाफ्ट से मतलब जो है उनके सबके मतलब जो है प्लेन्स अलग अलग हैं। तो ये हमने आर्बिट्रेली बना लिए हैं एम एक्स और एम वाई। और जो है क्योंकि हमें इसमें रेडियस पता है इनकी, और एम एक्स और एम वाई हमें निकालने हैं, तो हमने इसको बना लिया, टेबल बना ली हमने, जैसे हमने बताया था डिस्टेंस जो इधर होंगी वो इधर होंगी आपकी जो है वो माइनस, इधर होंगी जो प्लस, तो वो हमने नोट कर ली। तो हमें सबसे पहले बनाना है कपल पॉलीगन। तो कपल पॉलीगन बनाने के लिए हमने देखो ये सबसे पहले स्केल ले लिया, 1 kg मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जो है हमने हम्म, सबसे पहले जो है जो नेगेटिव में आ रहा था वो मतलब जो है इधर ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद में 4.2 आपका जो है इसकी डायरेक्शन में, इस तरह से जो 4.2 आ रहा है, और इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, और ये आपका बैलेंसिंग कपल हो गया। अब बैलेंसिंग कपल हमारा जो है किसके इक्वल होगा, 0.04 M/, 0.04 M/, कारण तो इसको हमने जो है ये है 0.1 ड्यू टू 7.3 kg मीटर स्क्वायर, तो एम वाई आपका आ गया ये, और थीटा वाई आपका आ गया 12 डिग्री, ये मेजरमेंट करके। इसका कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है, इसको हम जो इस तरह क्वेश्चन को जो बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस इन डिफरेंट प्लेन से, इसको हमें ग्राफिकल मेथड से ही करना पड़ेगा, और भी तरीका नहीं है। और हम जो है इसका जो हमने एंगल निकाल लिया, ठीक है, उस एंगल को हमने लिख दिया है कि ये आपका 12 डिग्री हो गया। और अब इसके बाद में हमने उस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया M/, की वैल्यू को, तो हमें ये चीज नोन होगी। तो यहाँ से अब हमें जो है सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नोन है, केवल ये वाला नोन है। तो ये हमारा जो है बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो ये आपका होगा 0.1 M x। क्लियर। तो इसको हमने मेजरमेंट करा, 0.1 M x इक्वल टू ये 30.5 kg मीटर, और एम एक्स इक्वल टू आपका ये आ गया थीटा एक्स फ्रॉम ए 145 डिग्री। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से निकल गया, बड़ा ही सिंपल है। एंगुलर न्यूमेरिकल है, वो भी ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं है कि इसमें चार मास दे रखे हैं, वो कम्प्लीटली आपस में बैलेंस्ड है, और हमें जो है मास ए निकालना है। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें गिवन है, ये कम्प्लीटली बैलेंस है, तो बैलेंस मास की जरूरत है ही नहीं। बस हमें जो है उसको निकालना है, तो हम निकाल लेंगे उसको, वही आपका जो है फोर्स पॉलीगन बनाएंगे। उसके बाद में हम कपल पॉलीगन बनाएंगे। कपल पॉलीगन से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें पता नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, तो ये हमें पता लग गई। और क्योंकि जो हमारा अननोन मास है, अननोन मास है हमारा ये वाला, तो हमने इस तरह से इसको कर लिया है। तो चलिएगा आगे करते हैं इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है हमें
सबसे पहले फोर्स पॉलीगन ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मास हमें निकालना है ना। और तो हम फोर्स पॉलीगन पहले बनाएंगे, तो इससे जो है हमें एम ए पता लग जाएगा, और एम ए की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे हम। तो इसमें हम जो है एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो एक्स निकल गया हमारा, और वाई निकल जाएगा हमारा इस तरह से। अब जो है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। जब तक जो है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो उसको आप आस्क करिएगा। थैंक यू।